गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड। स्टूडेंट्स, इकोनॉमी के अंदर एक आदमी की इनकम दूसरे आदमी का एक्सपेंडिचर होता है। यानी कि अगर कोई इनकम अर्न कर रहा है वो इसीलिए अर्न कर रहा है क्योंकि इकोनॉमी के अंदर कोई एक्सपेंडिचर भी कर रहा है, और ये जो एक्सपेंडिचर होता है ये गुड्स और सर्विसेज के ऊपर होता है। गुड्स और सर्विसेज आप जानते हैं, दीज आर द टेंजिबल एंड इंटेंजिबल आइटम्स। तो जब हम इनकम मेथड की बात करते हैं तो इनकम मेथड के अंदर हम सिर्फ फैक्टर इनकम्स को ऐड करते हैं, हम ट्रांसफ़र इनकम्स को इग्नोर करते हैं। ट्रांसफ़र इनकम ऐड नहीं होती हैं। और जब हम इनकम मेथड से नेशनल इनकम कंप्यूट करने की कोशिश करते हैं तो हमारे पास जो रिजल्टेंट फिगर आती है वो NDP-FC की आती है, यानी कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। इसको हम डोमेस्टिक इनकम भी बोलते हैं। तो इनकम मेथड से हम डायरेक्टली नेशनल इनकम कंप्यूट नहीं कर सकते, हमें डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट करनी पड़ती है, और इस डोमेस्टिक इनकम को हम नेशनल इनकम में कन्वर्ट करते हैं विच इज़ NNP/FC। इन द सेम मैनर अगर एक्सपेंडिचर की बात करते हैं, एक्सपेंडिचर मेथड के अंदर हम जो अलग अलग सेक्टर्स हैं और वो जो अलग अलग चीज़ों पे एक्सपेंडिचर कर रहे हैं उन सबको ऐड करते हैं। जैसे इकोनॉमी के अंदर हमारा कंज्यूमर सेक्टर हो गया, प्रोड्यूसर सेक्टर हो गया, गवर्नमेंट सेक्टर हो गया, और ये एक्सपेंडिचर किस तरह के कर रहे हैं, जैसे कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हो गया, ये इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर हो गया। इन सबको हम ऐड करते हैं और हमें इससे जो फिगर मिलती है वो GDP/MP की मिलती है, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। इन द सेम मैनर अगर हम वैल्यू एडेड मेथड की बात करते हैं, जिसको हम प्रोडक्ट मेथड भी बोलते हैं, इसके अंदर हम कैलकुलेट करते हैं कि हमारी इकोनॉमी के अंदर कितने वैल्यू के गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं, और हम उन सब को ऐड करके GDP एट मार्केट प्राइस की वैल्यू निकाल लेते हैं, और इनको वापस हम कन्वर्ट करते हैं NNP/FC में नेशनल इनकम कंप्यूट करने के लिए। तो आज का जो हमारा ये बेसिक स्लाइड्स हैं वो नेशनल इनकम कंप्यूटेशन सिखाता है हमें बाय द इनकम मेथड। सो स्टूडेंट्स, हमारे पास 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। अगर हमें कोई भी चीज़ प्रोड्यूस करनी है तो हमें 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की ज़रूरत होती है, और पॉपुलरली हम इनको बोलते हैं सेल। यहाँ पे सेल का मतलब है C फॉर कैपिटल, E फॉर एंटरप्रेन्योर, L फॉर लैंड एंड L फॉर लेबर। अब इनमें से कोई भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हमारे लिए काम करेगा तो उसके बदले में हम उसको कुछ पैसा देंगे। जैसे कि कैपिटल को हम इंटरेस्ट पे करते हैं, एंटरप्रेन्योर जो बिजनेस चला रहा है वो प्रॉफिट्स के लिए काम करता है। अगर हम किसी से लैंड लेते हैं प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ के लिए तो उसको रेंट पे करते हैं, और लेबर काम करता है वेजेस के लिए। तो इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को जो पैसा मिलता है उनको हम फैक्टर इनकम्स भी बोलते हैं। तो बेसिकली ये 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो हैं इनको 4 फैक्टर इनकम्स मिलती हैं, और ये फैक्टर इनकम्स क्या हैं? इंटरेस्ट, प्रॉफिट, रेंट एंड वेजेस। अब यहाँ से आप एक ओवरव्यू ले सकते हैं। जैसे इनकम मेथड की हम बात करते हैं तो हमारे सेल में जो पहले 3 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं उनको जो फैक्टर इनकम मिलती है, यानी इंटरेस्ट, प्रॉफिट और रेंट, इनको जब हम ऐड कर देते हैं तो इसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस या फिर OS। अब लेबर की बात आती है। स्टूडेंट्स, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ कैजुअल लेबर एंड अ रेगुलर लेबर। हमारी इकोनॉमी की बात करें तो हर कोई जो है वो कैजुअल लेबर नहीं है, और कैजुअल लेबर को ही वेजेस पे किए जाते हैं। हमारी इकोनॉमी में रेगुलर सैलरीड पर्सन भी हैं, इसीलिए हम यहाँ पे बोलते हैं कि लेबर को वेजेस नहीं मिलता है,
उनको मिलते हैं कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, या इसको हम COE भी बोलते हैं। तो यहाँ पे लेबर के अंदर हम स्किल्ड और अनस्किल्ड दोनों ही तरह के जो वर्क फोर्स है हमारी, उनको क्यूमुलेट करके बात करते हैं। अब COE कैलकुलेट कैसे करते हैं? हमने बोला कि हर एक जो भी वर्किंग क्लास है उनको जो पैसा मिलता है वो COE कहलाता है। तो इसके 4 कंपोनेंट्स होते हैं। पहला कंपोनेंट होता है सैलरीज एंड वेजेस इन कैश। ये वो पैसा है जो एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को पे करता है इन कैश और इन देयर बैंक अकाउंट्स। सेकेंड कंपोनेंट इज सैलरीज एंड वेजेस इन काइंड। स्टूडेंट्स, ये वो पैसा है जो हमें डायरेक्टली पे नहीं करता। हमारा एम्प्लॉयर हमको जैसे रहने के लिए घर दे देता है, हमको एक कार दे देता है, ड्राइवर दे देता है। सो इस तरीके के जो बेनिफिट्स हमारे एम्प्लॉयर हमको दे रहा है वो हमारे सैलरीज एंड वेजेस इन काइंड कहलाते हैं। थर्ड वन इज एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन इन सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स लाइक द प्रोविडेंट फंड्स। सो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना है कि सिर्फ एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन काउंट करते हैं हम, एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन काउंट नहीं करते हैं। तो आपको क्वेश्चन करते वक्त ये ध्यान देना है कि आपको एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन दिया गया है या एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन दिया गया है। और लास्ट होता है रिटायरमेंट पेंशन। स्टूडेंट्स, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द रिटायरमेंट पेंशन एंड द ओल्ड एज पेंशन। एक एम्प्लॉयर अपने सिर्फ एम्प्लॉय को रिटायरमेंट पेंशन देता है, और वो किस वजह से देता है? क्योंकि फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम इस एम्प्लॉय ने ऑर्गेनाइजेशन के लिए सर्व किया है। सो इसके बदले में इसको पैसा मिलता है। तो यहाँ पे हम रिटायरमेंट पेंशन भी ऐड करते हैं। तो 4 चीज़ें होती हैं COE के अंदर, इनको ऐड करके हम टोटल कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ की जो है वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देने वाली है, अगर क्वेश्चन के अंदर हमें COE की वैल्यू दी है और बाकी हमें कोई और कंपोनेंट की वैल्यू भी दिया है, लाइक सैलरीज एंड वेजेस इन कैश दिया है या एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन इन सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स दिया है, तो उस केस में हम इनको इग्नोर कर देंगे और सिर्फ जो COE की वैल्यू हमें दी है उनके साथ हम अपने क्वेश्चंस को जो है कैलकुलेट करेंगे। इन द सेम मैनर सेकेंड कंपोनेंट आता है हमारा OS और ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस में ये 3 चीज़ें ऐड होती हैं, विच इज़ इंटरेस्ट, प्रॉफिट्स एंड रेंट एंड रॉयल्टीज़। हमने बोला था कि कैपिटल को इंटरेस्ट मिलता है। ये कैपिटल अगर आप बैंक से बोरो करते हैं या प्राइवेट मनी लेंडर से बोरो करते हैं तो उनको आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। प्रॉफिट्स जो होता है, प्रॉफिट्स एंटरप्रेन्योर का होता है, और प्रॉफिट्स के बेसिकली 3 कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट इज द डिविडेंड्स और द डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स। डिविडेंड is that part of the profit which is given to the shareholders, because shareholders are the real owners of the company. Second is the undistributed profits, और undistributed profits को हम retained earnings या transfer to journal reserve भी बोलते हैं। बेसिकली ये वो पार्ट है प्रॉफिट्स का जो कंपनी रिटेन कर लेती है, अपने पास ही रखती है फॉर इट्स फ्यूचर नीड्स, कि अगर कंपनी को एक्सपेंशन करना है, कुछ नई मशीनरी या नई टेक्नोलॉजीज़ को अपडेट करना है, तो उसको फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो उसके लिए कंपनीज एक बफर बना के चलती हैं और इन्हीं को हम जर्नल रिजर्व्स या फिर रिटेन्ड अर्निंग्स भी बोलते हैं। एंड द थर्ड थिंग इज़ द कॉर्पोरेट टैक्स। जैसे कि एक इंडिविजुअल इनकम टैक्स पे करता है अपने इनकम के ऊपर, इन द सेम मैनर कंपनीज कॉर्पोरेट टैक्स पे करते हैं अपने प्रॉफिट्स के ऊपर। तो प्रॉफिट के 3 हिस्से, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स और द डिविडेंड्स, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स एंड द कॉर्पोरेट टैक्स। एंड लास्ट इज द रेंट एंड रॉयल्टीज। अब रेंट एंड रॉयल्टीज की बात करें तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि सपोज कीजिए किसी एक आदमी ने एक कोल माइन रेंट पे ली है,
and as per the agreement 1 lakh rupees is the minimum rent which need to be paid to the owner of the land. अब ये 1 लाख रुपये मिनिमम हमें पे करना ही करना है, चाहे हम कोल एक्सट्रैक्ट करें या ना करें इस कोल माइन से. सो बेसिकली दिस 1 लाख रुपीज इज द रेंट कंपोनेंट. अब अगर ये जो लैंडलॉर्ड है इस कोल माइन का, ये टर्म और ऐड कर देता है कि जितना भी आप कोल एक्सट्रैक्ट करेंगे उसमें 1 रुपी पर केजी भी वो चार्ज करेगा. तो ये जो 1 रुपी पर केजी है ये रॉयल्टी कहलाती है. तो लैंड को रेंट और रॉयल्टीज दोनों पे करी जाएंगी. सो एक चीज़ का ध्यान रखना है स्टूडेंट्स यहाँ भी कि ऑपरेटिंग सरप्लस कैलकुलेट करते वक्त आपको ध्यान देना है कि प्रॉफिट्स का टोटल प्रॉफिट्स की वैल्यू दी है या फिर तीनों कंपोनेंट आपको अलग अलग दिए गए हैं. अगर टोटल प्रॉफिट्स की वैल्यू दी है तो बाकी कंपोनेंट्स को आप इग्नोर कर सकते हैं. इन द सेम मैनर ऑपरेटिंग सरप्लस की वैल्यू दी है तो इंटरेस्ट, प्रॉफिट और रेंट ऑन रॉयल्टीज़ को इग्नोर करेंगे और सिर्फ ऑपरेटिंग सरप्लस की वैल्यूज़ के साथ आप कैलकुलेशंस करेंगे. अगर ऑपरेटिंग सरप्लस की वैल्यूज़ नहीं दी हैं तो इंटरेस्ट, प्रॉफिट और रेंट ऑन रॉयल्टीज़ को आप ऐड करके ऑपरेटिंग सरप्लस निकालेंगे और उससे फिर क्वेश्चन में कैलकुलेशंस करेंगे. द थर्ड थिंग इज द कैलकुलेशन ऑफ मिक्स्ड इनकम. बेसिकली ये वो इनकम है जो सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन्स अर्न कर रहे हैं, और ये सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन्स जो हैं ये प्रोड्यूसर और सप्लायर ऑफ फैक्टर सर्विसेज भी होते हैं, जैसे कि डॉक्टर, लॉयर, स्मॉल बिजनेसमैन, वो छोटे छोटे शॉप्स एंड मॉम्स एंड पॉप्स शॉप्स जो आपको अपने आसपास दिखाई देती हैं. सो अब हम देखते हैं बेसिक इक्वेशन क्या है हमारी इनकम मेथड की. सो बेसिक इक्वेशन सेज NDPFC, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, is equal to the summation of compensation of employees, operating surplus and mixed income. हमने जब आज का डिस्कशन स्टार्ट किया था तब पहले ही बात करी थी कि इनकम मेथड से हमारे पास NDPFC की वैल्यू आती है. तो इन तीनों चीज़ों को ऐड करेंगे तो हमारे पास NDPFC की वैल्यू आती है. अब हमने COE कैसे कैलकुलेट करते हैं वो डिस्कस किया कि 4 चीज़ें ऐड करी जाएंगी: सैलरीज एंड वेजेस इन कैश, सैलरीज एंड वेजेस इन काइंड, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन इन सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स एंड द रिटायरमेंट पेंशन. ऑपरेटिंग सरप्लस के लिए हमने बात करी है कि इंटरेस्ट, प्रॉफिट्स एंड रेंट इन रॉयल्टीज़ को हम ऐड कर देते हैं, और प्रॉफिट्स के हमारे पास 3 कंपोनेंट्स होते हैं: डिविडेंड्स, रिटेन्ड अर्निंग्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स. और लास्ट में हमारे पास होता है मिक्स्ड इनकम, जिसकी वैल्यू हमें एज इट इज़ दी होगी, इसके कोई कंपोनेंट्स नहीं होंगे, और मिक्स्ड इनकम से नाम से ही हमें वैल्यूज़ दे रखी होंगी जो हम क्वेश्चन के अंदर यूज़ कर लेंगे. अब पॉपुलरली याद करने के लिए हम इसको बोलते हैं कि NDP.com, यानी NDP कैसे निकाल सकते हैं, कॉम याद करना है हमें, वेयर C स्टैंड फॉर COE, O फॉर ऑपरेटिंग सरप्लस एंड M फॉर मिक्स्ड इनकम. अब इस फॉर्मूले की मदद से हमारे पास NDPFC की वैल्यू निकल आएगी, और हमें निकालना है NNPFC जो हमारी नेशनल इनकम है. फ्रेंड्स, तो हमने अभी बात करी कि नेशनल इनकम कंप्यूट करने के लिए हमें डोमेस्टिक इनकम को कन्वर्ट करना पड़ेगा नेशनल इनकम के अंदर. तो डोमेस्टिक इनकम की हमने वैल्यू कैलकुलेट कर लिया विच इज़ NDPFC. अब इसके अंदर हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड यानी कि NFIA को ऐड कर लेंगे, और NFIA को ऐड करते ही हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो NNPFC यानी कि नेशनल इनकम की आ जाएगी. अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है रिगार्डिंग द कन्वर्जन्स तो आप एक हमारा दूसरा वीडियो है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उस पे जाके भी कन्वर्जन्स को देख सकते हैं.
NFIA निकालना आई गेस आप सबको आता होगा, विच इज़ फीफा माइनस फीटा. फीफा इज फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड एंड फीटा इज फैक्टर इनकम टू अब्रॉड. सो स्टूडेंट्स, हमें कुछ प्रिकॉशंस भी लेनी है वाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम. जैसे कि फर्स्ट थिंग इज सेल परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स शुड नॉट बी इंक्लूडेड, बट any commission paid for the sale purchase of these second hand goods will be included. In the same manner, sale purchase of shares, debentures, bonds ये ऐड नहीं होगा, क्योंकि ये सिर्फ एक पेपर ट्रांजैक्शंस होते हैं जिसकी वजह से कोई भी वैल्यू एडिशन नहीं होता. बट अगर इन शेयर्स, डिबेंचर्स को बेचने के लिए या खरीदने के लिए आपने कोई भी कमीशन पे किया है तो वो ऐड होगा. थर्ड प्रिकॉशन इज, अगर कोई भी इनकम जनरेट हुई है ड्यू टू इलीगल एक्टिविटीज़, हॉर्स रेस, लॉटरी, विंडफॉल गेन्स या फिर ट्रांसफ़र इनकम की वजह से, तो वो ऐड नहीं होगी. सिर्फ और सिर्फ फैक्टर इनकम्स ही ऐड होंगी. नेक्स्ट इज द इम्प्यूटेड रेंट विल बी इंक्लूडेड. एंड द लास्ट थिंग इज, goods produced for self-consumption will be included, but the services produced for self-consumption will not be included. जैसे कि अगर कोई एक फार्मर जो है वीट ग्रो करता है तो उसकी जो वैल्यू है वीट की, जो उसने अपने सेल्फ कंजम्पशन के लिए ग्रो किया है, वो ऐड होगा. बट अगर कोई एक हाउस वाइफ खाना बना रही है अपने ही फैमिली मेम्बर्स के लिए, तो उनकी सर्विसेज की वैल्यू ऐड नहीं होगी. सो इन कुछ चीज़ों का फ्रेंड्स हमको ध्यान रखना है वाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम. अब स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, तो आप इस नंबर पे मेरे को व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, आप मेरे को ईमेल कर सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी क्वेरीज डाल सकते हैं और मैं जल्दी से जल्दी आपकी क्वेरीज को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा. आप प्लीज़ बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा. थैंक यू.